हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू क्रैक ऑल एग्जाम्स। प्यारे दोस्तों, सीटेट जुलाई 2024 को टारगेट करते हुए हमारी एसएसटी की क्लासेस कंटिन्यू हैं एंड आप सभी को पता है कि हम एनसीईआरटी की जो ऑफिशियल बुक्स हैं कक्षा 6, 7, 8 की हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी उनको डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे ये जो आप चैप्टर नंबर 5 देख पा रहे हैं, यह जो आपकी हिस्ट्री है क्लास 8 की, यानी कि कक्षा 8 की जो इतिहास है उसका ये चैप्टर नंबर 5 है। ठीक है, क्लास 6 की हिस्ट्री कंप्लीट हो गई, क्लास 7 की हिस्ट्री कंप्लीट हो गई, ज्योग्राफी तो 6, 7, 8 तीनों की कंप्लीट हो गई और ये हिस्ट्री हमारी कक्षा 8 की चल रही है। तीन से 4 क्लासेज इसकी और बची होंगी, फिर ये कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, आज हम लोग इसमें बहुत अच्छे टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं, जहाँ से कई क्वेश्चंस एज इट इज़ बन जाते हैं। नवाबों की जो सत्ता थी वो कैसे छिन रही थी, है ना, इस पर बात करेंगे। किसान और सिपाही की बात करेंगे। ठीक है, सुधारों पर किस तरीके से प्रतिक्रिया देखने को मिली और इस यहाँ पे देखिए एक जो सिपाही है वो खबरें और अफवाहें फैला रहा है बाजार में। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आज हमारा ये होने वाला है। सैनिक विद्रोह, जन विद्रोह कैसे बन गया और किस तरीके से युद्ध हुए, मेरठ से दिल्ली तक की यात्रा हम लोग कवर करेंगे यहाँ पे। और फिर बहादुर शाह जफर हैं, नाना साहेब हैं, बगावत फैलने लगी, किस तरीके से फैली है, इन सब चीज़ों के बारे में समझेंगे। रानी लक्ष्मीबाई की बात करेंगे। ठीक है, और कंपनी का पलटवार किस तरीके से हुआ, कंपनी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी। और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका ये, जो भी विद्यार्थी क्लास में लास्ट तक बना, ये जो 3-4 चैप्टर आपके लास्ट के हैं हिस्ट्री के कक्षा 8 में, ये बहुत लेंथी चैप्टर हैं, लंबे चैप्टर हैं और कह सकता हूँ आपको उबाऊ तो जरूर लगेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट स्टेटमेंट भी यहीं से बनते हैं। विद्रोह के बाद के सालों में फिर क्या हुआ, इस तरीके से हम लोग इस चैप्टर को कवर करेंगे। ठीक है, किसी भी क्लास को हम 2 पोर्शन में ना करके सीधा सीधा एक क्लास में कवर करेंगे। क्लास लंबी हो जाएगी बट आपको समझने में आसानी रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सिपाही और किसान विद्रोह के लिए ताकत जुटाते हुए, सिपाही और किसान विद्रोह के लिए यहाँ पे ताकत जुटा रहे हैं। ये विद्रोह 1857 में उत्तर भारत के मैदानों में फैल गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नीतियाँ और लोग की बात करते हैं। और जो पिछले चैप्टर्स थे उसमें हमने ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियाँ क्या रही और जनता पर उसके किस तरीके से प्रभाव रहे, इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, इन नीतियों से राजाओं, रानियों, किसानों, जमींदारों, आदिवासियों, सिपाहियों, सब पर तरह तरह से असर देखने को मिला। और ये भी देख चुके हैं हम लोग कि नीतियाँ और कार्रवाई जनता के हित में नहीं होती, या जो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाती हैं उनका लोग किस तरीके से विरोध कर रहे थे, ये हमने पीछे पढ़ा चैप्टर्स में। अब यहाँ से देखिए, नवाबों की जो सत्ता थी किस तरीके से छिन रही थी। 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की ताकत छिनने लगी थी। कब से? 18वीं सदी के मध्य से ही। ठीक है, राजा और जो नवाब होते थे उनकी ताकत अब यहाँ से थोड़ा थोड़ा छिनने लगी थी। उनकी सत्ता और सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे। बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट तैनात कर दिए गए थे। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता भी यहाँ पे घटती जा रही थी। उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया था। उनके राजस्व वसूली के अधिकार और इलाके एक एक करके छिने जा रहे थे। उनका जो वो लोग जो टैक्स इकट्ठा कर रहे थे, जो वसूली कर रहे थे, वो जो उनका अधिकार था वह भी घटता जा रहा था और जो उनकी स्वतंत्रता थी वो भी घट रही थी। सेनाएं उनकी भंग हो रही थी। ठीक है, इलाके उनके छिन रहे थे। ये सभी समस्याएं यहाँ पे उनके सामने आ रही थी, नवाबों के सामने। बहुत सारे स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत भी की कि मतलब जो हमारा ये अधिकार है, जो हमारा शासन है, वो किसी तरीके से बचा रहे। तो उन्होंने कंपनी के साथ बातचीत की। जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए बेटे को राजा मान ले। ऐसा उन्होंने कंपनी के साथ बातचीत की। वो चाहती थी कि उनका जो बेटा है उसको कंपनी राजा मान ले। ओके, और फिर पेशवा, यहाँ से देखिएगा, चलिए, पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब ने भी कंपनी से आग्रह किया कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती थी वह मृत्यु के बाद भी उन्हें मिलने लगे। इन सब बातों को लेकर के लोगों ने कंपनी से बातचीत भी की। अपनी श्रेष्ठता और सैनिक ताकत के नशे में चूर कंपनी ने इन निवेदनों को ठुकरा दिया। ना तो उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई की बात सुनी, उनके पुत्र को राजा बनाने की बात सुनी, ना तो उन्होंने जो है कि नाना साहेब की बात सुनी। ओके, अवध की रियासत अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासतों में से थी। 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई। कब? 1801 में अवध पर क्या हुआ? एक सहायक संधि थोपी गई
और 1856 में अंग्रेजों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। ठीक है, और गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा है, इसलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व भी जरूरी। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा किसने ऐलान कर दिया कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा है, इसलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व जरूरी है, ऐसा गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया था। इतनी बात क्लियर होती है। कंपनी ने मुगलों के शासन को खत्म करने की भी पूरी योजना बना ली थी कि मुगलों के शासन को किसी भी तरीके से जड़ से उखाड़ फेंकना है, खत्म कर देना है। कंपनी के द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर से मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया, मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया। और इसी तरीके से वो चाहते थे कि इनका जो इनको महसूस हो, इनको पता लगे कि अब इनको जो है इनका शासन खत्म होने वाला है। 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर उसे दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। और ये वाला जो क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक है, ये अभी पीछे पूछा गया है सीटेट में। मैंने आपको अभी जो उस दिन क्लास कराई थी उसमें मैंने दिखाया भी था कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कैनिंग से रिलेटेड। 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। उनके मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा, उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी। ऐसा फैसला किसने किया था? ऐसा फैसला गवर्नर जनरल कैनिंग ने 1856 में किया था। ओके, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा चुका है। आइए आगे बढ़ते हैं, किसान और सिपाही की बात कर लेते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन चैप्टर किसान और सिपाही। गांव में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूली के सख्त तरीकों से बहुत परेशान हो चुके थे कि गरीब किसान बेचारे जिनके पास फसल पैदा नहीं हो रही थी, टैक्स उनको बराबर चुकाना पड़ रहा था, टैक्स ठीक है, और वो उतनी उनकी आमदनी नहीं हो रही थी, तो जमींदार भी परेशान थे, किसान भी परेशान थे। बहुत सारे लोग महाजनों से लिया कर्ज नहीं लौटा पा रहे थे, है ना भाई। जो कर्ज उन्होंने महाजनों से ले लिया कि भैया हम तुमको 6 महीने बाद फसल हो जाएगी, लौटा देंगे, फसल अच्छी नहीं हुई, ठीक है, नहीं लौटा पाए, तो कर्ज तले दबते जा रहे थे। इसके कारण उनकी पीढ़ियां पुरानी जमीनें हाथ से भी निकलती जा रही थी, जिसका कर्जा नहीं दे पाया, पता लगे वही उनकी जमीन जोत रहे हैं। कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष की अपनी वजह थी, ठीक है। कंपनी के तहत काम करने वाले जो भारतीय सिपाही थे वो भी कंपनी के साथ सेटिस्फाई नहीं थे। वे अपने वेतन, भत्तों और सेवा शर्तों के कारण परेशान थे। किसी का वेतन अच्छे तरीके से नहीं मिल रहा है, किसी को भत्ता नहीं मिल रहा है ना, और भी रीजंस थे। कई नए नियम उनकी धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस पहुंचाते थे। जो कंपनी के जो मतलब जो भी कर्मचारी होते थे, जो ऊपर वाले कर्मचारी होते थे, कंपनी जो है कुछ ऐसे नियम कानून बना देती थी जिनसे कि वो लोग क्या थे, जो भारतीय सिपाही थे, उनकी जो धार्मिक भावनाएं थी वो भी आहत होती थी, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचता था। तो इस तरीके से क्या आप जानते हैं कि उस ज़माने में बहुत सारे लोग समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे। उस ज़माने में बहुत सारे लोग समुद्र को पार नहीं करना चाहते थे। उन्हें लगता था कि समुद्र यात्रा से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएंगे। जब 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिला तो उन्होंने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया कि हम समुद्र के रास्ते बर्मा नहीं जाएंगे, हम समुद्र को लांघ करके नहीं जाएंगे, इससे हमारा धर्म और हमारी जाति भ्रष्ट हो जाएगी। उन्हें ज़मीन के रास्ते से जाने में कोई ऐतराज़ नहीं है, हम ज़मीन के रास्ते से चले जाएंगे, समुद्र को पार नहीं करेंगे। सरकार का हुक्म न मानने के कारण उन्हें सख्त सज़ा दी गई, क्योंकि ये मुद्दा अभी ख़त्म नहीं हुआ था। इसलिए हुआ क्या, 1856 में कंपनी को एक नया कानून बनाना पड़ा। इस कानून में साफ कहा गया था, अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो ज़रूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है। उसमें आप आनाकानी नहीं कर सकते कि हम समुद्र से नहीं जाएंगे, हम जो है बाई रोड जाएंगे, तो ये सब आप नहीं कह सकते। और ये जो नियम बना था जिसमें ये बात कही गई थी वो 1856 में कंपनी ने बनाया था। सिपाही गांव के हालात से भी परेशान थे। बहुत सारे सिपाही खुद किसान थे, वे अपने परिवार गांव में छोड़ कर आए थे, लिहाजा किसानों का गुस्सा जल्दी ही सिपाहियों में भी फैल गया। जो कंपनी के अंदर काम कर रहे थे, कंपनी के तहत काम कर रहे थे, उनमें भी वो गुस्सा फैल गया, ठीक है।
चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, सुधारों पर प्रतिक्रिया। अब यहाँ पे देखिए एक फ़ोटो है, उत्तर भारत के बाजार में सिपाही खबरें और अफवाहें फैला रहे हैं। खबरें तो फैला ही रहे हैं, साथ में अफवाह भी फैला रहे हैं, जो है वो फैला रहे हैं, जो नहीं है वो भी फैला रहे हैं। चलिए सुधारों पर कुछ प्रतिक्रिया देखते हैं। अंग्रेजों को लगता था कि भारतीय समाज को सुधारना जरूरी है। सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए गए कि ये जो सती प्रथा है, अपने पति के साथ में पत्नी को जला दिया जाता है, और ये जो विधवाएं हैं ये विवाह नहीं कर सकती, इन चीज़ों को रोकना जरूरी है, कानून बनाए गए। अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया गया। 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने और यहाँ तक कि ज़मीन और संपत्ति जुटाने की भी छूट दे दी थी। 1850 में एक नया कानून बनाया गया। कब 1850 में क्या हुआ, एक नया कानून बनाया गया जिससे ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया। इस कानून में प्रावधान किया गया था कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो भी पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। ठीक है, ये कानून कब बना था, तो ये कानून 1850 में बना था। बहुत सारे भारतीयों को यकीन हो गया था कि अंग्रेज उनका धर्म, उनके सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। बहुत सारे भारतीय ये महसूस करने लगे थे, उनको दिखने लग गया था कि अंग्रेज हमारे धर्म, हमारे रीति रिवाज, सभ्यता, संस्कृति, हमारी जीवन शैली, लाइफ स्टाइल को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। दूसरी तरफ ऐसे भारतीय भी थे जो मौजूदा सामाजिक व्यवस्था में बदलाव चाहते थे कि जो भी सामाजिक व्यवस्था है उसमें कुछ ना कुछ बदलाव होना चाहिए। बाकी हम लोग आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। अब देखिए जनता की नज़र से अगर हम बात करें तो उस ज़माने में लोग अंग्रेज शासन के बारे में क्या सोच रहे थे, इसका जायजा लेने के लिए हम ये चीज़ हमें पढ़नी होगी, लेकिन इसमें कुछ खास है नहीं, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इतना ध्यान रखिए, महाराष्ट्र के एक गांव में रहने वाले ब्राह्मण विष्णु भट्ट गोडसे के द्वारा लिखित पुस्तक माझा प्रवास है। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि माझा प्रवास पुस्तक किसकी है। माझा प्रवास पुस्तक जो है वो ब्राह्मण विष्णु भट्ट गोडसे की है। ये कहाँ के रहने वाले थे, महाराष्ट्र के एक गाँव में रहने वाले थे। इसमें कुछ खास पढ़ने को है नहीं, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। एक यहाँ पिक्चर है, मेरठ में विद्रोही सिपाही अफसरों पर हमला करते हैं, उनके घरों में घुस जाते हैं और इमारतों में आग लगा देते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो विद्रोही सिपाही हैं वो अफसरों पर हमला कर रहे हैं, उनके घरों में घुसे हुए हैं, इमारतों में आग लगा दी गई है। चलिए स्रोत 2 है, इसमें कुछ खास नहीं है। सैनिक विद्रोह जन विद्रोह कैसे बन गया। सैनिक विद्रोह क्या होता है, जब सिपाही इकट्ठा होकर अपने सैनिक अफसरों का हुक्म मानने से इनकार कर देते हैं, वो हमारा सैनिक विद्रोह कहलाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें अंडरलाइन हाईलाइट नहीं किया है हमने, बाकी पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अब सीटेट क्वेश्चन इस तरीके से पूछ रहा है, आपको बहुत डीप जाना होगा। यद्यपि शासक और प्रजा के बीच संघर्ष कोई अनोखी बात नहीं होती। शासक और प्रजा इनके बीच संघर्ष हो रहा है, ये कोई नई बात नहीं होती, लेकिन कभी कभी ये संघर्ष इतने फैल जाते हैं कि राज्य की सत्ता छिन्न भिन्न हो जाती है। बहुत सारे लोग मानने लगे हैं कि उनका सबका शत्रु एक है, इसलिए वे सभी कुछ करना चाहते हैं। इस तरह की स्थिति में हालात अपने हाथों में लेने के लिए लोगों को संगठित होना पड़ता ही है। जब लोगों को ये लगता है कि उन सबका शत्रु एक है, तो वो क्या करते हैं कि जो भी स्थिति होती है उसको अपने हाथ में लेने पर वो मजबूर हो जाते हैं। इसके लिए उन्हें संगठित होना पड़ता है, उन्हें साथ में आकर के काम करना पड़ता है, उन्हें संचार, पहलकदमी और आत्मविश्वास का परिचय देना होता है। आगे बढ़ेंगे। उत्तर भारत के उत्तरी भागों में 1857 में ऐसी ही स्थिति पैदा हो गई थी। फतह और शासन के 100 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भारी विद्रोह से जूझना पड़ रहा था। मई 1857 में शुरू हुई इस बगावत ने भारत में कंपनी का अस्तित्व ही खतरे में डाल दिया। 1857 में ये जो बगावत शुरू हुई, इससे हुआ क्या, कंपनी का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया। मेरठ से शुरू करके सिपाहियों ने कई जगह बगावत की। समाज के विभिन्न तबकों के असंख्य लोग विद्रोही तेवरों के साथ उठ खड़े हुए। कुछ लोग मानते हैं कि 19वीं सदी में उपनिवेशवाद के खिलाफ दुनिया भर में यह सबसे बड़ा सशस्त्र संघर्ष था।
हमने आपको पहले समझाया भी है कि उपनिवेशवाद क्या होता है। जब कोई जो है कि जिसमें एक देश दूसरे देश या कोई एक शासक दूसरे किसी राज्य पर जो है कि नियंत्रण कर लेता है, उस पर शासन करता है, उसका शोषण कर लेता है, तो उसे उपनिवेशवाद कहते हैं। ठीक है, तो 19वीं सदी में उपनिवेशवाद के खिलाफ देश भर में सबसे बड़ा सशस्त्र संघर्ष था। उपनिवेशवाद क्या था? जो कंपनी थी उसने हमारे भारतीयों पर कब्जा किया हुआ था और अपना शोषण कर रही थी, तो ये उपनिवेशवाद कहलाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे एक पिक्चर आपके सामने है, ये है कैवेलरी लाइनों में युद्ध हो रहा है। कैवेलरी लाइनों में युद्ध हो रहा है। 3 जुलाई 1857 को 3000 से ज़्यादा विद्रोही बरेली से दिल्ली आ पहुँचे थे। कब? 3 जुलाई 1857 की बात हो रही है यहाँ पे। उन्होंने यमुना को पार किया और ब्रिटिश कैवेलरी चौकियों पर धावा बोल दिया। यह युद्ध पूरी रात चलता रहा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, मेरठ से दिल्ली तक की रास्ता तय करते हैं। देखिए 8 अप्रैल 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया। मंगल पांडे को फांसी कब हुई? मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी हो गई थी। किस वजह से? अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में इनको फांसी दे दी गई थी। चंद दिन बाद मेरठ में तैनात कुछ सिपाहियों ने नए कारतूसों के साथ फौजी अभ्यास करने से इनकार कर दिया कि अब हम, मेरठ में क्या था, जो कुछ सिपाही थे उन्होंने मना कर दिया कि अब जो नए कारतूस हैं उनके साथ हम फौजी अभ्यास नहीं करेंगे। सिपाहियों को लगता था कि उन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है, इससे हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो धर्म है वो आहत होता है। इस वजह से 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया। उन्हें अपने अफसरों का हुक्म न मानने के आरोप में 10 साल की सज़ा दी गई। और ये 9 मई 1857 की बात है, जब कुछ सिपाही जो मेरठ में तैनात थे उन्होंने नए जो कारतूस आए थे उनके साथ फौजी अभ्यास करने से मना कर दिया। उन्हें लग रहा था कि जो कारतूसें हैं उस पर गाय सूअर की चर्बी का लेप चढ़ा हुआ है, इससे हमारा धर्म आहत होगा, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता है ना, इन सब चीज़ों पर फर्क पड़ेगा। तो उन्होंने मना कर दिया, जिसकी वजह से कंपनी ने क्या किया, उनका हुक्म ना मानने की वजह से 10 साल की उनको सज़ा सुना दी गई और 85 सिपाही जो थे वो नौकरी से निकाल दिए गए थे। हो सकता है यहाँ से आपको स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछ ले। मेरठ में तैनात दूसरे भारतीय सिपाहियों की प्रतिक्रिया बहुत ज़बरदस्त रही। 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोलकर वहां बंद सिपाहियों को आज़ाद करा लिया था। उन्होंने अंग्रेज अफसरों पर हमला करके उन्हें मार गिराया। उन्होंने बंदूक और हथियार कब्जे में ले लिए और अंग्रेज़ों की इमारतों और संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया, यानी कि आग लगा दी। उन्होंने फिरंगियों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया, अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। फिरंगी जो हैं ये अंग्रेज़ होते हैं, अंग्रेज़ों के लिए फिरंगी जो है थोड़ा नीचे, थोड़ा अलग तरीके से उनको संबोधित करने का एक शब्द है फिरंगी। फिरंगी यहाँ पे कहीं लिखा होगा, ये देखिए फिरंगी विदेशी, इस शब्द में अपमान का भाव आता है। ठीक है, चलिए, तो उन्होंने फिरंगियों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। सिपाही पूरे देश में अंग्रेज़ों के शासन को ख़त्म करने पर आमादा थे कि मतलब किसी भी तरीके से अंग्रेज़ों के शासन को ख़त्म करना है। लेकिन सवाल ये था कि अंग्रेज़ों के जाने के बाद देश का शासन कौन चलाएगा, ये देश कैसे चलेगा। सिपाहियों ने इसका भी जवाब ढूंढ लिया था। वे मुग़ल सम्राट बहादुर शाह जफ़र को देश का शासन सौंपना चाहते थे कि हम देश का शासन मुग़ल सम्राट बहादुर शाह जफ़र को देश का शासन सौंप देंगे। ठीक है, लेकिन अंग्रेज चले जाएं। मेरठ के कुछ सिपाहियों की एक टोली 10 मई की रात को घोड़ों पर सवार होकर मुंह अंधेरे ही दिल्ली पहुंच गई। सुबह सुबह जैसे ही उनके आने की खबर फैली, दिल्ली में तैनात टुकड़ियों ने भी बगावत कर दी। यहाँ भी अंग्रेज अफसर मारे गए और देशी सिपाहियों ने हथियार और गोला बारूद कब्जे में ले लिया और इमारतों को क्या किया, आग लगा दी। विजयी सिपाही लाल किले की दीवारों के आसपास जमा हो गए। वे बादशाह से मिलना चाहते थे कि हम बादशाह से मिलें, उनको हम अपना प्रस्ताव बताएं कि किसी भी तरीके से इनको हमें देश से निकालना है, आप जो है हमारा देश चलाएंगे। बादशाह अंग्रेज़ों की भारी ताकत से दो हाथ करने को तैयार नहीं थे कि अब हम कहाँ उनसे भिड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक फ़ोटो आप देख पा रहे हैं मंगल पांडे की है। इसमें ये मंगल पांडे की स्मृति में जारी किया गया डाक टिकट है।
तो यहाँ पे बात हो रही थी कि बादशाह अंग्रेज़ों की भारी ताकत से दो दो हाथ करने को तैयार नहीं थे। बहादुर शाह जफ़र की फ़ोटो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जब वो तैयार नहीं थे तो जो सिपाही थे वो क्या थे, उनको तैयार करने पर अड़े रहे। सिपाही अड़े रहे। आखिरकार वे जबरन महल में घुस गए, क्योंकि पहले उनको एंट्री नहीं दी जा रही थी, और उन्होंने बहादुर शाह जफ़र को अपना नेता घोषित कर दिया। बूढ़े बादशाह को सिपाहियों की ये मांग माननी ही पड़ी। उन्होंने देश भर के मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिख करके अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। देश के जो भी मुखिया थे, जो भी शासक थे, उनको चिट्ठी लिखी, अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया कि आओ हम भारतीय राज्यों का एक संघ बनाते हैं और अंग्रेज़ों के विरुद्ध खड़े होते हैं। बहादुर शाह के इस एकमात्र कदम के गहरे परिणाम सामने आए। अंग्रेज़ों से पहले देश के एक बहुत बड़े हिस्से पर मुग़ल साम्राज्य का ही शासन था। ज़्यादातर छोटे शासक और रजवाड़े मुग़ल बादशाह के नाम पर ही अपने इलाकों का शासन चलाते थे। ब्रिटिश शासन के विस्तार से भयभीत ऐसे बहुत सारे शासकों को लगता था कि अगर मुग़ल बादशाह दोबारा शासन स्थापित कर लें तो वे मुग़ल आधिपत्य में दोबारा अपने इलाकों का शासन बेफिक्र होकर के चलाने लगेंगे। समझिए बात को, यहाँ पे ये कह रहा है कि देखिए, ज़्यादातर क्या था, जो छोटे शासक थे और रजवाड़े मुग़ल बादशाह के नाम पर ही अपने इलाकों का शासन चलाते थे, और ब्रिटिश शासन के विस्तार से भयभीत ऐसे बहुत सारे शासक थे, उनको लगता था अगर मुग़ल बादशाह दोबारा शासन स्थापित कर लेंगे तो वे मुग़ल आधिपत्य में दोबारा अपने इलाकों का शासन बेफिक्र होकर के चलाने लग जाएंगे। अंग्रेज़ों को इन घटनाओं की उम्मीद नहीं थी। उन्हें लगता था कि कारतूसों के मुद्दे पर पैदा हुई ये जो उथल पुथल है कुछ समय में शांत हो जाएगी। 4 दिन की है ये बात, है ना। कारतूसों को लेकर के लड़ाई शुरू हुई थी, है ना। वहीं से ये घटना चली थी कि वही उन्होंने मना कर दिया कि इसमें तुम्हारे जो है कि गाय शुअर का वो सब चमड़ा चढ़ाया हुआ है, हम इसको चलाएंगे नहीं। उसी में सब कहानी ख़राब हो गई थी। सिपाही भड़क गए, तो उन्हें लगा कि थोड़े दिन की उथल पुथल है, शांत हो जाएगी। लेकिन जब बहादुर शाह जफ़र ने बगावत को अपना समर्थन दे दिया तो स्थिति रातों रात बदल गई। अक्सर ऐसा होता है कि जब लोगों को कोई रास्ता दिखाई देने लगता है तो उनका उत्साह और साहस बढ़ जाता है। जब हमें लगता है कि हाँ अब आगे जब हमें आगे पॉजिटिव चीज़ दिखाई देने लगती है, जब हमें कोई छोटा सा रास्ता दिखाई देता है तो हमारा साहस और बढ़ जाता है। इससे उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत, उम्मीद और आत्मविश्वास मिलता है। अब यहाँ से बगावत फैलने लगी। जब दिल्ली से अंग्रेज़ों के पैर उखड़ गए तो लगभग 1 हफ्ते तक कहीं कोई विद्रोह नहीं हुआ। जाहिर है खबर फैलने में भी कुछ समय तो लगना ही था, लेकिन फिर तो विद्रोहों का सिलसिला ही शुरू हो गया। एक के बाद एक हर रेजिमेंट में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और वे दिल्ली, कानपुर और लखनऊ जैसे मुख्य बिंदुओं पर दूसरी टुकड़ियों का साथ देने को निकल पड़े थे। उनकी देखा देखी कस्बों और गांव के लोग भी बगावत के रास्ते पर चलने लगे। वे स्थानीय नेताओं, जमींदारों और मुखियाओं के पीछे संगठित हो गए। ये लोग अपनी सत्ता स्थापित करने और अंग्रेज़ों से लोहा लेने को तैयार थे। स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहेब कानपुर के पास रहते थे। ध्यान दीजिएगा, स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहेब कहाँ रहते थे? कानपुर के पास रहते थे। ओके, उन्होंने सेना इकट्ठी की और ब्रिटिश सैनिकों को शहर से खदेड़ दिया। जो अंग्रेज सैनिक थे उनको शहर से बाहर कर दिया। उन्होंने खुद को पेशवा घोषित किया। किसने? नाना साहब ने खुद को पेशवा घोषित किया। उन्होंने ऐलान किया कि वह बादशाह बहादुर शाह जफ़र के तहत गवर्नर हैं और लखनऊ की गद्दी से हटा दिए गए नवाब वाजिद अली शाह के बेटे बिरजिस कद्र को नया नवाब घोषित कर दिया गया। इतनी बात क्लियर होती है, इनको आप याद कर रखिएगा। बिरजिस कद्र ने भी बहादुर शाह जफ़र को अपना बादशाह मान लिया था। इतनी बात क्लियर होती है। अब देखिए, यहाँ पे हमने बहादुर शाह जफ़र की फ़ोटो देख ली है, नीचे नाना साहब हैं। नाना साहब को देखिए और फिर आगे बढ़ेंगे तो एक और पिक्चर हमारे सामने है। जैसे जैसे विद्रोह फैला, छावनियों में अंग्रेज अफसरों को मारा जाने लगा था। तो इतनी बात क्लियर हुई कि यहाँ पे बिरजिस कद्र ने भी बहादुर शाह जफ़र को अपना बादशाह मान लिया था। वेरी गुड, यहाँ तक बात होती है हमारी क्लियर। अब बढ़ेंगे हम आगे। उनकी माँ बेगम हजरत महल ने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोहों को बढ़ावा देने में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई भी विद्रोही सिपाहियों के साथ जा मिली। ठीक है,
झांसी में रानी लक्ष्मीबाई भी जो विद्रोही सिपाही थे उनके साथ जाकर के मिली। उन्होंने नाना साहब के सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर, तात्या टोपे कौन थे? नाना साहब के सेनापति थे। उसके साथ मिलकर अंग्रेज़ों को भारी चुनौती दी। मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र में राजगढ़ की रानी अवंतीबाई लोधी मध्य प्रदेश की थी। अवंतीबाई लोधी कहाँ की थी? मध्य प्रदेश के क्षेत्र में राजगढ़ की रानी थी अवंतीबाई लोधी। इन्होंने 4000 सैनिकों की फ़ौज तैयार की और अंग्रेज़ों के खिलाफ उसका नेतृत्व किया। क्योंकि ब्रिटिश शासन ने उनके राज्य के प्रशासन पर नियंत्रण कर लिया था, उनके राज्य के प्रशासन पर अपना अधिकार कर लिया था, कंट्रोल कर लिया था, इसलिए मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र की जो राजगढ़ की रानी अवंतीबाई लोधी थी उन्होंने ये कदम उठाया। विद्रोही टुकड़ियों के सामने अंग्रेज़ों की संख्या बहुत कम हो गई थी। बहुत सारे मोर्चों पर उनकी ज़बरदस्त हार हुई। इससे लोगों को यकीन हो गया कि अब अंग्रेज़ों का शासन खत्म हो चुका है। अब लोगों को विद्रोह में कूद पड़ने का गहरा आत्मविश्वास मिल गया था कि मतलब अब जो है अंग्रेज़ों का शासन लगभग क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है। और जब शासन को खत्म होता नज़र आया तो उनका जो आत्मविश्वास था वो और ज़्यादा बढ़ गया। लोगों को विद्रोह में कूद पड़ने का एक गहरा आत्मविश्वास मिल गया कि अब तो रास्ता दिख रहा है। और ख़ास तौर से अवध के इलाके में चौतरफा बगावत की स्थिति दिखाई दे रही थी। 6 अगस्त 1857 को लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर ने अपने कमांडर इन चीफ को एक टेलीग्राम भेजा, एक पत्र भेजा, जिसमें उसने अंग्रेज़ों के भय को व्यक्त किया था। हमारे लोग विरोधियों की संख्या और लगातार लड़ाई से थक गए हैं। क्या लिखा उसमें? हमारे लोग विरोधियों की संख्या और लगातार लड़ाई से थक गए हैं। एक एक गांव हमारे खिलाफ है, जमींदार भी हमारे खिलाफ खड़े हो रहे हैं। इस दौरान बहुत सारे महत्वपूर्ण नेता सामने आए। उदाहरण के लिए जैसे फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्लाह शाह ने भविष्यवाणी कर दी कि अंग्रेज़ों का शासन जल्दी ही खत्म हो जाएगा। वो समझ चुके थे कि जनता क्या चाहती है। इसी आधार पर उन्होंने अपने समर्थकों की एक विशाल संख्या भी जुटा ली। अपने समर्थकों के साथ वे भी अंग्रेज़ों से लड़ने लखनऊ जा पहुँचे। दिल्ली में अंग्रेज़ों का सफाया करने के लिए बहुत सारे गाजी यानी धर्मयोद्धा इकट्ठा हो गए थे। अंग्रेज़ों का सफाया करने के लिए, उनको वहाँ से हटाने के लिए बरेली के सिपाही बख्त खान ने लड़ाकों की एक विशाल टुकड़ी के साथ दिल्ली की ओर कूच किया। कौन थे ये? बरेली के सिपाही थे बख्त खान। ये दिल्ली की ओर चल पड़े। वो इस बगावत में एक मुख्य व्यक्ति साबित हुए। बरेली के सिपाही बख्त खान मुख्य व्यक्ति साबित हुए। बिहार के एक पुराने जमींदार कुंवर सिंह अक्सर आपसे पूछ लिए जाते हैं, कुंवर सिंह के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इन्होंने भी विद्रोही सिपाहियों का साथ दिया और महीनों तक अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी। तमाम इलाकों के नेता और लड़ाके इस युद्ध में हिस्सा ले रहे थे और उनका एक ही उद्देश्य था, अंग्रेज़ों को खदेड़ कर बाहर करना। रानी लक्ष्मीबाई की यहाँ पे पिक्चर आप देख सकते हैं एंड उसके बाद नीचे वीर कुंवर सिंह जी हैं। ब्रिटिश टुकड़ियाँ विद्रोहियों पर हमला करती हैं और जिन्होंने दिल्ली के लाल किले, जहाँ पे दिल्ली के लाल किले और सलीमगढ़ किले पर कब्जा किया हुआ था। आगे बात करते हैं। यहाँ पे फिर एक पिक्चर आप देख पा रहे हैं, विद्रोही सिपाही मेरठ से दिल्ली की तरफ कूच करते हुए। जो विद्रोही सिपाही मेरठ से कहाँ जा रहे हैं? ये दिल्ली जा रहे हैं। ओके, शुरू में अंग्रेजी सेनाओं को दिल्ली की बाहरी किलेबंदी को तोड़ने में मुश्किल हुई। अंग्रेजी सेनाओं को दिल्ली की जो बाहरी किलेबंदी कर दी गई थी उसको तोड़ने में दिक्कत हुई। 3 सितंबर 1857 को अंग्रेजी सेनाओं को और ज़्यादा हथियार, गोले आदि पहुंचाए गए। ये गाड़ियों पर लदे हुए थे जिन्हें हाथी खींच रहे थे और उनकी कतार 7 मील लंबी थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हाथी हैं वो इनको खींच करके लिए जा रहे हैं। चलिए, तात्या टोपे की स्मृति में यहाँ पे एक डाक टिकट जारी किया गया है और अब यहाँ से हम कंपनी का पलटवार समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट। बोरिंग लग सकता है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। देखिए, ये जो उथल पुथल चल रही थी इसके बावजूद अंग्रेजों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगा करके विद्रोह को कुचलने का फैसला किया कि ये विद्रोह को ख़त्म करते हैं। उन्होंने इंग्लैंड से और फौजी मंगवाए, यहाँ तो कम पड़ गए थे, इंग्लैंड से और फौजी मंगवा लिए। विद्रोहियों को जल्दी सजा देने के लिए नए कानून बनाए और विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर धावा बोल दे कि आखिर विद्रोह कहाँ से शुरू हो रहा है, उसका मुख्य केंद्र क्या है। सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेज़ों के कब्जे में आ गई और अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया।
उन्हें आजीवन कारावास की सजा हो गई। उनके बेटों को उनकी आंखों के सामने गोली मार दी गई। बहादुर शाह और उनकी पत्नी बेगम जीनत महल को अक्टूबर 1858 में रंगून जेल में भेज दिया गया। इसी जेल में 1862 में बहादुर शाह जफर ने अंतिम सांस ली थी। तो इस तरीके से बहादुर शाह जफर की भी हत्या हो गई और जो चाहते थे हमारे सिपाही वो भी नहीं कर पाए। वो चाह रहे थे कि हम बहादुर शाह जफर को अपने देश का शासन दे देंगे, सौंप देंगे इनके हाथों में, अंग्रेज़ों को बाहर करके। वो सब नहीं हो पाया। दिल्ली पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो जाने का मतलब नहीं था कि विद्रोह खत्म हो चुका था। इसके बाद भी लोग अंग्रेज़ों से टक्कर लेते रहे। व्यापक बगावत की विशाल ताकत को कुचलने के लिए अंग्रेज़ों को अगले 2 साल तक लड़ाई लड़नी पड़ी। मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेज़ों के कब्जे में चला गया। 1858 में जो लखनऊ था वो अंग्रेज़ों के कब्जे में चला गया। जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त हुई और उन्हें मार दिया गया। कब? 1858 में, जून 1858 में। दुर्भाग्यवश ऐसा ही रानी अवंतीबाई लोधी के साथ भी हुआ। खेड़ी की शुरुआती विजय के बाद उन्होंने अपने आप को अंग्रेजी फ़ौज से घिरा पाया और वे शहीद हो गई। उनको अंग्रेजी फ़ौज ने घेर लिया था। तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध चलाते रहे। तात्या टोपे जिस तरह पहले अंग्रेज़ों के खिलाफ मिली सफलताओं से विद्रोहियों को उत्साह मिला था, उसी तरह विद्रोही ताकतों की हार से लोगों की हिम्मत टूटने भी लगी थी। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने विद्रोहियों का साथ छोड़ दिया। अंग्रेज़ों ने भी लोगों का विश्वास जीतने के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने वफादार भूस्वामियों के लिए इनामों का ऐलान कर दिया कि हम तुम्हें इनाम भी देंगे। ओके, यहाँ पे छूटता तो कुछ नहीं है, बस एक पॉइंट है यहाँ पे जो पिक्चर है इसके बारे में। अंग्रेज़ टुकड़ियाँ दिल्ली में घुसने के लिए कश्मीरी गेट को बारूद से उड़ा देती हैं। ये कश्मीरी गेट है जिसको बारूद से उड़ाया जा रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो अंग्रेज़ थे उन्होंने भारतीयों के विश्वास को जीतने के लिए हर संभव प्रयास किया। जो वफादार भूस्वामी थे उनके लिए इन्होंने इनाम का ऐलान कर दिया कि हम आपको इनाम देंगे। उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी ज़मीन पर उनके परंपरागत अधिकार बने रहेंगे। जो अधिकार तो आपके वर्षों से चले आ रहे हैं वो बने रहेंगे, हम उसमें छेड़छाड़ नहीं करेंगे, आपकी ज़मीन नहीं लेंगे। जिन्होंने विद्रोह किया था उनसे कहा गया कि अगर वे अंग्रेज़ों के सामने समर्पण कर देते हैं और अगर उन्होंने किसी अंग्रेज़ की हत्या नहीं की है तो वे सुरक्षित रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसा उन्होंने कहा अंग्रेज़ों ने भारतीयों से, सिपाहियों से। सुरक्षित रहेंगे और ज़मीन पर उनके अधिकार और दावेदारी बनी रहेगी। इसके बावजूद सैकड़ों सिपाहियों, विद्रोहियों, नवाबों और राजाओं पर मुकदमे चलाए गए और उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। इतनी बात हुई। अब यहाँ पे एक पिक्चर आपके सामने फिर से है। अंग्रेज़ टुकड़ियाँ कानपुर के पास विद्रोहियों को पकड़ लेती हैं। जो अंग्रेज़ टुकड़ियाँ हैं वो कानपुर के पास विद्रोहियों को पकड़ लेती हैं। और ध्यान से देखें किस तरह कलाकार ने अंग्रेज सिपाहियों को बहादुरी से विद्रोहियों पर धावा बोलते हुए दिखाया है। क्योंकि जो कलाकार है मुझे लगता है वो भी अंग्रेज़ों का ही था, चित्रकार, इसलिए उसने ऐसा दिखाने का प्रयास किया है। विद्रोह के बाद के साल की बात कर लेते हैं। आइए देखिएगा। अंग्रेज़ों ने 1859 के आखिर तक देश पर दोबारा नियंत्रण पा लिया था, लेकिन अब वे पहले वाली नीतियों के सारे शासन नहीं चला सकते थे। अंग्रेज़ों ने अहम बदलाव किए जो निम्नलिखित हैं। क्या क्या बदलाव किए थे आइए समझते हैं। ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए गए। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकार थे वो ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में चले गए ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया था। उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता था। क्या नाम दिया गया? इंडिया काउंसिल। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दिया गया। भारत के जो गवर्नर जनरल थे उनको वायसराय का पद दिया गया। इस प्रकार उसे इंग्लैंड के राजा या रानी का निजी प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया। फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले ली थी। इतनी बात क्लियर होती है। ये कुछ नए नियम उन्होंने बनाए थे, नए कानून उन्होंने बनाए थे और
दूसरा उनका जो, जैसे ये यहाँ पे पॉइंट हमने क्या आपको बताया था, अंग्रेज़ों ने कुछ अहम बदलाव किए थे। वो क्या थे? एक तो पॉइंट आपने समझ लिया। दूसरा बदलाव ये था, देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। उन्हें अपनी रियासत अपने वंशजों, यहाँ तक कि दत्तक पुत्रों को सौंपने की छूट दे दी गई। लेकिन उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि वे ब्रिटेन की रानी को अपना अधिपति स्वीकार करें, कि जो ब्रिटेन की रानी है उन्हें अपना अधिपति, अपना शासक स्वीकार करें। इस तरह भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दी गई कि जो भारतीय शासक हैं वो आप अपना जो है कि अपना शासन तो आप चला सकते हैं, लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रह करके। सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया। ये भी तय किया गया कि अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत से सिपाहियों को भर्ती करने की बजाय अब गोरखा, सिखों और पठानों में से ज़्यादा सिपाही भर्ती किए जाएंगे। मुसलमानों की ज़मीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त कर दी गई। उन्हें संदेह और शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा। अंग्रेज़ों को लगता था कि ये विद्रोह उन्होंने ही खड़ा किया था। अंग्रेज़ों ने फैसला किया कि वे भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे। खड़ा इसलिए किया था क्योंकि इन्होंने ही तो वो कारतूसें चलाने के लिए कहा था, प्रैक्टिस करने के लिए कहा था। हमारे भारतीय सिपाहियों ने मना कर दिया। ठीक है, वहीं से कहानी शुरू हो गई थी। भूस्वामियों और जमींदारों की रक्षा करने और ज़मीन पर उनके अधिकारों को स्थायित्व देने के लिए नीतियाँ बनाई गई। इस प्रकार 1857 के बाद इतिहास का एक नया चरण शुरू हो गया था। इस मैप में आप देख सकते हैं कि विद्रोह के जो मुख्य केंद्र हैं, जैसे झांसी हो गया, कानपुर हो गया, लखनऊ है, फैज़ाबाद है, बरेली है, मेरठ है, दिल्ली है, ये विद्रोह के मुख्य केंद्र हैं। खुर्दा संग्राम है, एक केस स्टडी है, इसमें कुछ खास है नहीं, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो इस तरीके से ये चैप्टर हमारा कवर होता है। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पे है, अवध के चीफ कमिश्नर हेनरी लॉरेंस की भी मौत हो गई थी। हेनरी लॉरेंस जो थे ये अवध के चीफ कमिश्नर थे। जो चित्र है ये लखनऊ रेजिडेंसी के खंडहर का चित्र है और जून 1857 में विद्रोही टुकड़ियों ने रेजिडेंसी को कब्जे में ले लिया। बहुत सारे अंग्रेज़ औरतों, मर्दों, बच्चों ने रेजिडेंसी की इमारतों में पनाह ली हुई थी और यहाँ पे विद्रोहियों ने इस पूरे परिसर को घेरकर उन पर गोलों से हमला किया। इस तरह के एक गोले से अवध के चीफ कमिश्नर हेनरी लॉरेंस की मृत्यु हो गई। हेनरी लॉरेंस जिस कमरे में मरे वो चित्र में दिख रहा है, गौर से देखेंगे तो दिखाई पड़ेगा इसमें। यहाँ पे ये है, यहाँ पे इसी कमरे में मरे थे, मुझे लगता है इसमें मरे होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर को आज कवर कर लिया। कैसा रहा आप ज़रूर बताएंगे। और इसके बाद 3 से 4 चैप्टर आपके और बचते हैं। चार्ट की हिस्ट्री आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अगला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट, इससे भी ज़्यादा। तो क्लास में आप अपने चैनल पर ज़रूर एक्टिव रहें और आपको इसी तरीके से क्लासेस मिलती रहेंगी। प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, वहाँ से आप देखते रहिए। थैंक यू सो मच।